अकरम बेग साहब हमारे बीच में हैं। आप एक्सपोर्टर भी हैं आम के, और आम की दुनिया में लंबे समय से काम कर रहे हैं। अकरम साहब, जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मिश्रा जी हों या दुबे साहब ने बताया कि क्वालिटी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उपज भी भरपूर हो रही है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखें तो एक्सपोर्ट को लेकर यूपी में कितना क्या पोटेंशियल अभी है और कितना हम अभी इसको एक्सप्लोर कर पाए हैं, आने वाले भविष्य को देखते हुए, जिस तरह से बाहर की जो कंपनीज हैं, ग्रुप हैं, चाहे लुलु मॉल हो या दूसरे अदर ग्रुप्स हैं, उनका काफी इंटरेस्ट और रुझान हम देख रहे हैं कि भारत में और खासतौर से यूपी में दिखाई दे रहा है। तो भारत के जो किसान हैं और यूपी के जो किसान हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वे खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं और उनके लिए अभी चुनौतियां कौन सी ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको क्वालिटी के स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं? निर्मल जी, ये आम सभा किसान तक में जो हमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2016 में यहाँ पर आए और सबसे पहले अपने ही बाग के आम चौसा लंदन भेजा। इसके पहले लंदन शिपमेंट नहीं हुआ था। मैं किसी और फील्ड से आता था, वो मेरा कैरियर नहीं था, मतलब आम का, लेकिन गांव में हमारे बागात हैं, उस पर हमने प्रयास किया कि हम यहाँ से निर्यात करें। पैक हाउस मलियाबाद में बना हुआ है, मंडी परिषद का बहुत अच्छा पैक हाउस है। ये इंडिया का सबसे बड़ा पैक हाउस है, 2.5 एकड़ में। इसकी क्षमता पैकिंग की और ट्रीटमेंट जो इसमें लगे हैं, VST हॉट वाटर, उसमें भी बहुत अच्छा सुविधा है। एक चीज हमारे साथ चुनौती है बनती है, वो आम की गुणवत्ता पर। तो आम की गुणवत्ता को लेकर ऐसा नहीं कि किसान प्रयास नहीं कर रहा है, किसान प्रयास कर रहा है। पहले हम हार्वेस्टिंग में टोटल फोकस होकर आपको बताएं कि आम की सही तरीके से अगर हार्वेस्टिंग हो जाए, अब उसकी जानकारी में ग्रोइंग कैसे होगा, कैसे उसमें दवा डाली जाएगी, वो सारी चीजें इस मंच के माध्यम से बताई जा चुकी है। हम फोकस मार्केटिंग पे करेंगे कि हमारे आम की कीमत कैसे मिल सकती है। एक तो आम की हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर से जो यूज करें, जो सभी प्रदेशों में यूज हो रहा है, हमारे प्रदेश में ही हो, मलियाबाद में हो, और आम सही तरीके से साफ सुथरा मिले। अगर एक्सपोर्ट में भी वो भेजना चाहते हैं तो आम पर बैगिंग लगाएं सभी किसान। बैगिंग की कीमत 2 रुपए होती है एक बैगिंग की। 1 किलो में 4 आम चढ़ते हैं। 250 ग्राम का एक आम जो फसल की आम की जो वजन होना चाहिए एक्सपोर्ट में, वो मानक है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो 10 रुपए खर्च करते हैं तो उसका सीधा सीधा 20 रुपए पर केजी उनको प्रॉफिट मिल सकता है। और चाहे वो निर्यात करें या ना करें, यहीं पर 3 किलो के पैकिंग बना लें 12 पीस के, और उसकी पैकेजिंग अच्छे से करके यहाँ पर अच्छे रेट में उनको भाव मिल सकता है। दूसरी बात आपने जो बताई निर्यात को लेकर, ये एक सबसे पीछे हम निर्यात में हो जाते हैं। उसमें कुछ लॉजिस्टिक की दिक्कतें हैं, जिसमें यहाँ से अगर सी प्रोटोकॉल हो और कंटेनर के थ्रू जाए तो निर्यात मेरा बढ़ सकता है। कुछ ये एक समस्या है। दूसरी, निर्यात में जो पैसे का है, बाहर से विदेश से जो पैसा आता है, कभी कभी हमारा बायर पैसा समय से नहीं भेजता और हमारे निर्यातक जो हैं वो विवश हो जाते हैं, फिर सोचते छोड़ो निर्यात क्या करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी निर्यात का जो मैंने अपना अनुभव लिया, पिछली बार गल्फ फूड एक्सपो में गया था, यूपी गवर्नमेंट का स्टॉल लगा था, कुछ अनुभव वहां से मिला। इस बार हम स्वयं जाके लोगों से मिल के आए हैं, कई एग्रीमेंट करके आए हैं, और अब ये देखा कि अगर आपका आदमी वहां पर है, निर्यात करने वाले और प्रोडक्शन वाले जो हमारे किसान भाई हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो मन बना लें कि भाई हमें निर्यात योग्य आम करके देना है। बैगिंग नहीं भी लगा पाए तो साफ सुथरे आम होते हैं, हम बगीचे में गए हैं, देखे हैं, लेकिन वो उसमें हार्वेस्टिंग में गड़बड़ कर देते हैं, डंठल टूट जाती है, एक आम की चेप जो होती है पूरे कैरेट के आम को खराब कर देती है। तो अगर हार्वेस्टर यूज करें और उसको प्रॉपर उसको रखें तो वो ये अभी इस बार, पिछली बार हमने प्रयास किया था, दशहरी की जो क्वालिटी खराब होने की वजह से हम कंटेनर नहीं कर पाए। इस बार हम CSR के साथ, डॉक्टर मनीष साहब के साथ टच में हैं, और हमारे पास दुबई से भी ऑर्डर है, ओमान भी हम गए थे, ओमान से भी ऑर्डर है, और कम से कम हम यहाँ से 10 कंटेनर निकालना चाहते हैं। एक कंटेनर में 15 से 20 टन का माल होता है, और ऐसे किसान 2-4 लोग मिल के संगठित होकर अगर वो हार्वेस्टिंग करके
देंगे, उनको पूरा हार्वेस्टर का सपोर्ट दूंगा, मैं बैगिंग जो लगाना चाहते हैं बैगिंग का सपोर्ट करूंगा। ये समझ लें कि हमें आपको तय करना है, एक एसओपी बनाना है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ऑपरेशन का, तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और कई अग्रणी किसान हैं जो काम कर रहे हैं, और इस बार उम्मीद है कि आम की कीमत अच्छी मिलेगी। एक एवरेज आम की जो कीमत हम अंदाजा लगा रहे हैं 40 से 50 रुपए केजी रहेगी। और बाजार बहुत ही खुला हुआ है। आप अगर विदेश ना भी भेज पाए तो आप इंटर स्टेट कर सकते हैं, बेंगलोर भेज सकते हैं, हैदराबाद भेज सकते हैं। विजय सिंह साहब हैं, मदर डेयरी के सप्लायर हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे लोग हैं, सतीश सिंह साहब हैं, तोमर साहब हैं, ये बेंगलोर भेज रहे हैं। हमारे कुछ लोगों से पिछली बार चर्चा भी हुई थी और इस बार हम जरूर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और अभी से हम प्रयासरत हैं। जो भी सहयोग की जरूरत है, मैंगो पैक हाउस रहमान खेड़ा में है, हम बैगिंग भी दे रहे हैं, हार्वेस्टर भी दे रहे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी दे रहे हैं। वो हमारे तक लाएं, उनका भुगतान भी हम तुरंत करेंगे। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मलियाबाद से कम 10 कंटेनर आम जाएगा और सीआईएसएस के अंडर डायरेक्शन में ये सेल्फ लाइफ जो 25 से 30 दिन कर रहे हैं, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी और किसानों को बहुत फायदा होगा। जी, एक अच्छी उम्मीद जताई है। आपने एक सकारात्मक बात भी कही, किसानों को उम्मीद जगी होगी। आसिफ रियाज साहब, जिस तरह से मार्केट की बात हो रही है, बाजार खुला है, सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन हमारे देश में अगर हम किसानों की बात करें तो लघु और सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर्स जो है वो एक बड़ा वर्ग है जो किसानों की कौम को प्रतिनिधित्व करता है। क्या वजह लगती है कि जो छोटा किसान है, जो मार्केट की इस दौड़ में, बाजार की इस दौड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाता है और वो उस श्रृंखला से जुड़ नहीं पाता है, मार्केट चेन से कहीं ना कहीं वो बाहर रह जाता है। छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए, उनकी इस चेन की जो सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए सरकार के लेवल पर जो भी चीजें की जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे पैक हाउस बनाने को लेकर हो या टेक्निकल सपोर्ट लेकर हो, ये सारी चीजें किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन एक बात उभर कर आती है कि ये सब एक बड़े किसानों तक सीमित रह जाता है, छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो बाजार की श्रृंखला से भी छोटा किसान जुड़े, उसके लिए क्या कुछ किया जाने की जरूरत है? देखिए, मैं शुरुआत यहां से करूंगा। अभी सुबह बात हो रही थी कि अल्फांसो क्यों महंगा बिकता है हमारी तरह से। मैं अभी कलीमुल्लाह साहब से बात कर रहा था। बुनियादी फर्क ये है कि महाराष्ट्र और गुजरात या साउथ में जो आम की खेती हो रही है और हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में खेती है, वो वाला माइक दे दीजिए सर जी। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में खेती हो रही, आम की जो बागवानी हो रही है, ये शौकिया हुई थी। महाराष्ट्र, गुजरात से सबसे ज्यादा अल्फांसो जाता है और आपका तीसरे नंबर पे आंध्रा तेलंगाना है। फिर हम अगर उनके सामने देखें, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्सपोर्ट में हम लोग कहीं खड़े नहीं होते। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हमारे से अकरम साहब सहमत होंगे, मैं समझता हूं। आम की क्वालिटी की कोई बात नहीं है। क्वालिटी का मतलब मेरा जायका और उसकी खुशबू जो है वो उत्तर प्रदेश से अच्छी कहीं नहीं है पूरे भारत में। ये आप समझ लीजिए। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, तरह तरह के आम हैं और जितनी वैरायटीज हैं आपके पास, जितनी तरह के आम हैं, मलियाबाद में ही खड़े हो जाइए, यहाँ से हरदोई चले आइए, शाहजहांपुर चले आइए, इधर जहां भी हम पूरा यहाँ से सहारनपुर तक चले आइए। इसमें किसान को जो अपने संसाधन है पहले उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अगर सही प्राइस रियलाइज करना है तो। देखिए, आम की जो फसल है उसकी शुरुआत होती है साउथ से, फिर वो वेस्ट में जाती है, उसके बाद हमारा बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए और हमारे यूपी में ही लखनऊ से और सहारनपुर के सीजन में लगभग 1 महीने का अंतर है। तो हमें मंडी के ऊपर थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सी वैरायटी कहां पे प्लेस करनी है। पोजीशनिंग का बहुत बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश में, खासकर कि कौन सा फल, आम की बात कर रहा हूं, कौन सी वैरायटी कब पोजीशन करनी है और किस तरह करनी है। किसान की मजबूरी है कि वो एक साथ हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग के बारे में बता ही चुके हैं अकरम साहब, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि अगर अच्छे साफ सुथरे फल निकालेंगे, आप उतारेंगे। अभी जो फल तोड़ने का सिस्टम भी बहुत खराब हो गया है, इससे आप किसान भाई सहमत होंगे। जो पुराने किसान भाई हैं
आप देखिए, पहले आम को आम की तरह ट्रीट किया जाता था, उसको आम की तरह आम को राजा ऐसे ही नहीं बन गया, उसको खास तौर से उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता, चाहे उसके बागों की सफाई हो। तो ये सब चीजें अगर आप इसको सुधार लेंगे तो आपको मार्केट से अच्छा भाव मिलेगा। अपने जो एक्सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, एक्सपोर्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो आम की क्वालिटी की भी बात बताई अकरम साहब ने, आम की क्वालिटी में बहुत बड़ा रोल ये है कि हम बेइंतहा जो अभी केमिकल यूज कर रहे हैं उससे क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। मैंने भी मैंगो में कुछ दिन काम किया। मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी में था। मैंने मलियाबाद से शुरू किया था, 93 की बात बता रहा हूँ, और सहारनपुर में सीजन खत्म किया था। उस वक्त हम 3 स्प्रे रिकमेंड करते थे सिर्फ पूरे सीजन में। अभी हमें कलीमुल्लाह साहब ने बताया कि 10 से 14 तक स्प्रे करते हैं। तो आपकी एक तो एक लागत बढ़ गई, लागत आप कितनी गुना बढ़ गई आप ये देखिए। दूसरा, एक बहुत अच्छा सरकार ने जो कदम उठाया है जिसकी वजह से आम की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रूनिंग और ट्रेनिंग, कटाई छटाई के लिए जो आपको अनुमति मिली है उसका सही ढंग से उपयोग करिए। उससे आपकी आम, क्योंकि आम की क्वालिटी देखिए, 108 मिलियन टन फ्रूट का उत्पादन है भारत में, सारे फ्रूट की बात कर रहा हूं मैं, और 25 मिलियन टन आम है। तो जिस समय आम होता है कोई फल आपको बाजार में दिखाई नहीं देता। जो फल बेचने वाले लोग हैं, जिस समय आम का सीजन होता है तो उनके पास 80% आम होता है और 20% दूसरे फल होते हैं। आप अगर इसको ध्यान दें तो आम की डिमांड है, डिमांड की कोई कमी नहीं है। आप क्वालिटी बनाइए, आपको प्राइस अच्छी मिलेगी। क्वालिटी बनाइए, आपको जो है एक्सपोर्ट के अवसर ज्यादा मिलेंगे। क्वालिटी बनाने के लिए शुरुआत, सरकारी योजनाएं, सरकारी चीजें सब अपनी जगह है। आप जो बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रही है सरकार भी और दूसरे लोग भी, कि जो हम लोग केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत घातक है, उससे क्वालिटी भी खराब हो रही है और बहुत सारी दूसरी चीजें हो रही हैं। इसी वजह से आपका अभी दशहरी में एक शिकायत आ रही गलन की जो होती, वो भी उसी वजह से, क्योंकि एक्सेस जो है हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। दशहरी जो है ऊपर से साफ दिखती है, उसके बाद जब हैदराबाद में खोलता है कस्टमर तो नाराज होता है। वो इसलिए सिर्फ होता है क्योंकि हम उसको सही ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं। हम अपनी लागत भी कम कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक हम अभी आपको बताऊं, मैं पिछले 2 सालों से, मैं एग्रीकल्चर का आदमी हूं, लेकिन हम डिजिटलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से केवीके, आईसीआर, उपकार के साथ मिलकर। अभी हम एक नया ऐप बना के आप लोगों को देने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आम ही नहीं, जो भी उत्पाद आप बनाते हैं, एफपीओ या दूसरे किसान भाई, वो सीधे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम लोग इंतजाम करने के लिए अभी 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। थोड़ी उसमें शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत बड़ा इशू है, जैसा अभी सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि आपका जो है आम किसान से के हाथ से सीधे आपके कंज्यूमर के पास चला जाए। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। कोविड के दौरान 2022 में हमारे एक जानने वाले लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही उन्होंने आम का काम शुरू किया ऑनलाइन, और फरहतपुर मंडी से वो आम उठाते थे। फरहतपुर मंडी से, कुछ बहराइच से गुलाब खास भी लाए, और मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप असॉर्टेड बॉक्स बनाइए। ये सब मार्केटिंग ट्रिक हुआ है। तो वो 8 से 10 किलो का एक बॉक्स बनाते थे, जिसमें दशहरी होती थी, 2-4 गुलाब खास है और खासुल खास कहीं मिल गया या उसनारा डाल दिया। उससे जो है उनकी जो प्राइस थी वो 150 रुपए कम से कम उनको रियलाइज हो रही थी। जो उनकी खरीद थी वो 40 से 50 रुपए की थी, बाकी और मिला के खर्चा कम से कम 150 रुपए रियलाइज हो रही थी। हालांकि उन्होंने फिर वो अगले साल काम नहीं किया, लेकिन हम ये भी सजेशन है, वैल्यू एडिशन कैसे करें। वैल्यू एडिशन करने के लिए आप जो वैरायटी लगाते हैं, पूरा मलियाबाद जो है दशहरी पे डिपेंड हो गया। अब दशहरी का जो है ओवर प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा उत्पादन हुआ कि आपका प्राइस धड़ाम से नीचे आया। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो नए बाग लगा रहे हैं उसमें वैरायटी बढ़ाइए। आप अगर लोगों को उसका पहुंचाएंगे, बहुत से लोगों को गुलाब खास मालूम ही नहीं है। अब बहराइच में एक बाग है बहुत बड़ा, वहां से बॉम्बे तक जाता है गुलाब खास। बिल्कुल, हरदोई से जो है उसनारा लेके आते हैं लोग, खासुल खास। अब लोग नाम भी नहीं जानते। खाने की बात तो एक बार आप चस्का लगाएंगे। बात हो रही थी अल्फांसो के टेस्ट की, कि वहां पे कम स्वीट मैंगो चाहिए यूरोप में। फिर उसके बाद हमारे एपीसी साहब ने बताया कि अमेरिका में और यूरोप में जो है चौसे की बहुत अच्छी डिमांड है।
इसका एक एग्जांपल और है कि पाकिस्तान का चौसा हमसे ज्यादा बिकता है, जबकि टेस्टी उसका टेस्ट जो है हमसे कम है, जायका जो है हमसे कम है। सितंबर में उनका अगस्त से शुरू होता है, सितंबर तक जाता है। हमारे पास जो है बात यह है कि हम प्लेस नहीं कर पा रहे, पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं। जब आपने अमेरिका और यूरोप में लोगों को चौसा खिलाया तो फिर डिमांड आ गई। रशिया में गए, आपने दिखाया, लोगों को खिलाया, तो डिमांड आ गई। तो प्रेजेंटेशन और वो नहीं हो रहा है यूपी से, जिसके लिए थोड़ा प्रयास करिए। जो भी अथॉरिटीज है, मेरा उनसे निवेदन है, प्रेजेंटेशन जब तक अच्छा नहीं होगा मार्केट में, जब तक आपको प्राइस अच्छा रियलाइज नहीं होगा, ये बात तय है, मार्केटिंग का उसूल है। तो जिस तरह से बात निकल कर सामने आई कि प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग की जो भी ट्रिक्स हैं, जब तक वो पूरी तरीके से इस क्रॉप को करने वाले जो किसान हैं उनको न सिखाया है, संस्थान के तौर पर डॉक्टर मिश्रा आप लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी किसानों को मुहैया कर रहे हैं और तमाम जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, दो बातें पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल, एक तरफ सरकार प्राकृतिक खेती की बात कर रही है, इससे जो नुकसान हो रहा है केमिकल खेती से जो नुकसान हो रहा है उसकी बात कर रही है, किसानों को आगाह कर रही है। किसानों के मन में दुविधा है कि अगर ज्यादा मात्रा में या संतुलित मात्रा में पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उपज कम होती है, ज्यादा मात्रा हो जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है, यानी नुकसान कुल मिलाकर किसान के खाते में जाता है। तो अनुसंधान के आधार पर या संस्थान के तौर पर आप किसानों को इस बात को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि वो जो है इस संतुलन को बनाए रखें? जी, जो दो तीन प्रश्न अभी इस पूरे चर्चा के दौरान उभर के आए, उसमें से एक पूरा सत्र, अब आपका जो अगला सत्र है, हमारे पास डॉक्टर हरिशंकर सिंह है, पूरा इसी में बताने वाले हैं कि कितनी पेस्टिसाइड यूज हो रही है और कितनी यूज करनी चाहिए। इसका पूरा एक सत्र ही है अगला। फिर भी मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जो आज श्री कलीमुल्लाह खान साहब बता रहे थे कि 10 से 14 स्प्रे इस क्षेत्र में होते हैं, ये सत्य है। और इस पूरे क्षेत्र में कैंसर की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसकी वजह ही है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। लेकिन लगातार सतत प्रयास से और बहुत सारी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से आज जो संस्थान की संस्तुति है 3 से 4 पेस्टिसाइड की और इसके बाद बैगिंग की, इसको काफी बड़ी संख्या में किसान यहाँ फॉलो कर रहे हैं। यहीं बैठे हुए हैं वो किसान जो जिनके की पूरी तरह से पेस्टिसाइड बड़ा कम उपयोग करके हो रहा है। जहां तक एक मुद्दा बार बार एक्सपोर्ट का 2 बार से उभर करके आया, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मैंगो उत्पादक प्रदेश है। 46 लाख टन लगभग उत्पादन है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसका एक्सपोर्ट जो है पूरे प्रोडक्शन का 0.011% एक्सपोर्ट करता है यूपी, जबकि महाराष्ट्र 4.65% करता है। तो वजह क्या है? इतनी बड़ी संख्या में उत्पादन होने के बाद क्या हम क्वालिटी मैंगो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? ये वजह है। तो इसकी 2-3 चुनौतियां बड़ी खास तौर पे हमें समझनी होंगी। एक, जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो क्वालिटी मैंगो प्रोड्यूस करना होगा, जैसा कि आसिफ साहब बता रहे थे। इस क्षेत्र में जो मुख्य एक समस्या है ये कि जो बागात हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनका जब तक उनका जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग सुबह से बात हो रही थी वो नहीं होगी, आप सफलतापूर्वक इन सारे ट्रीटमेंट को उनमें डाल नहीं पाएंगे। दूसरा, ज्यादातर जो बागात हैं उनमें दूसरी एक समस्या ये है कि वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है, मतलब कि वो सारे के सारे ठेकेदार को दे दिए जाते हैं और ठेकेदार उसको ऑपरेट करता है। जब ठेकेदार ऑपरेट करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ आम को पैदा करके और मंडी में बेचना होता है, तो वो सारी सच क्रियाएं नहीं करता है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शोध के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए। ये टेक्नोलॉजी का अभाव था। तो इसमें सीआईएसएच ने पहल की और डॉक्टर दामोदरन और उनकी टीम के कई साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने मिलकर के एक ऑर्गेनो वॉश बनाया जिसको हम लोग मेट वॉश टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें आम का जो शेल्फ लाइफ है वो लगभग 27 दिन तक रहता है। तो इस 27 दिन के जो मेटवॉश टेक्नोलॉजी बनी, इससे क्या लाभ हुआ कि सबसे पहले तो आप समुद्री मार्ग से एक्सपोर्ट करने के लायक बने, क्योंकि आप अगर सोचते हो कि आप एयर से एक्सपोर्ट करके बड़ी प्रॉफिट में हो जाओगे तो बहुत मुश्किल बात है। जब तक आप सी रूट प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करोगे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी।
तो एक तो सी रूट के लिए हम लोगों ने मेटवॉश टेक्नोलॉजी विकास किया। अभी पिछले 2-3 महीने पहले केला जो है उसका इसी मेटवॉश टेक्नोलॉजी के माध्यम से नीदरलैंड एक्सपोर्ट किया गया और रॉटरडम सी पोर्ट पे बहुत ही सक्सेसफुल 42 दिन में केला पहुंचा मेटवॉश टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये जो आम है इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कई देशों के लिए जहां पर एक्सपोर्ट करने के लिए। उसमें इनोवा फूड एक बेंगलोर की फूड पार्क है, उसके साथ मिल करके जैसे अमेरिका और यूरोपियन देशों में आम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश हम लोग की है इस बार। यहाँ लखनऊ का जो मैंगो पैक हाउस है इनके साथ और कई एक्सपोर्टर हैं जिनके साथ मिल करके इस मेटवॉश टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारी एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ है इसके माध्यम से हम कई देशों को इसी यहाँ का जो लंगड़ा है, जो दशहरी है, जो चौसा है, इन किसानों को जोड़ करके, और चूंकि हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं इनमें से अधिकतर किसान गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, यानी कि वो संस्तुत जो हमारी रिकमेंडेड डोज ऑफ पेस्टिसाइड है वही डालते हैं। वो आम बैग्ड होते हैं और बैगिंग के बाद जो है उनकी जो हार्वेस्टिंग सबसे बड़ी बात होती है, जो अभी कह रहे थे असलम भाई कि हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हार्वेस्टिंग अगर आपसे 8 से 9 डिग्री ब्रिक्स पे किया तभी आप ये जो मेटवॉश टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा पाते हैं, तभी संभव होता है। अगर वो एक बार मैच्योर हो गया यानी कि 10 डिग्री के से ऊपर उसकी मिठास हो गई तब उसमें अब इतनी लंबी शेल्फ लाइफ नहीं रहती है। तो इसमें जो पूरी एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल हम लोगों ने इस बार बनाया है सी रूट के लिए। और ये सी रूट का जो प्रोटोकॉल है, एसओपी है, ये सारे किसानों में जो हमारे गैप के किसान हैं उन सबको शेयर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये लोग हमारे साथ जुड़ करके एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर काम कर सकें। जी समय की अपनी सीमाएं हैं और हमें उनका पालन करना होगा। हमारे साथ कुछ किसान साथी भी हैं जो चूंकि ये तकनीकी सेशन था और इसमें बात सीधे तौर पर किसान तक पहुंचे और किसान उस बात को समझ सके। अगर किसी के मन में कोई एक सवाल हो तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बाजार जब तक किसान को नहीं मिलेगा, उपज जो है वो कितनी भी ज्यादा कर ले मुनाफा नहीं हो सकता है। जी अपना परिचय ना और बताएं। सर नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा, लेमन मैन के नाम से लोग हमें जानते हैं। हमारी नींबू की बागवानी और आम की है। सर सरकार कहती है और हम लोग भी कहते हैं, कोशिश करते हैं फलदार वृक्ष लगाएं और अच्छे अच्छे बागवान यहाँ पे बैठे हुए पूरे। मैं सर एक अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी फसलें हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित होती हैं, धान गेहूं, और जो हम लोगों की फसलें हैं, बागवान की बात मैं करता हूँ स्पेशली हॉर्टिकल्चर में, वो बीमा में कवर नहीं है सर। तो हम लोगों के लिए तो बड़ी परेशानी। अपने यहाँ देश में ऐसे ऐसे क्लाइमेट है कि आंधी तूफान बारिश बेमौसम चीजें हो जाती, तो किसान काफी नुकसान में हो जाता है। बिल्कुल। तो आखिर हॉर्टिकल्चर क्यों करें वो फिर क्लाइमेट? तो मैं ये चाहता हूँ सर, मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी आवाज को आगे तक बढ़ाया जाए और फलदार वृक्ष के जो भी बागवान है इनकी फसलों का बीमा करना सुनिश्चित किया जाए सर, जिससे किसान की रीढ़ टूटने से बचे। परिवर्तन की चुनौती बढ़ रही है, किसानों के सामने रिस्क फैक्टर उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। बागवानी फसलों की बात करें तो शायद 52, अगर मेरा फिगर ठीक है, 52 टोटल किस्में जी, और वो भी अलग अलग जोन की अलग अलग। हाँ, पूरे यूपी में 52 भी नहीं है। तो इसको ये जो दायरा है ये बढ़ाने की जरूरत है जी, और ये समय की मांग है। क्या कुछ किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल। नहीं, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ मिश्रा जी कि इन फसलों का बीमा होना चाहिए। और अभी पिछले वर्ष की बात है, हमारे सारे आम के बागवान बैठे हैं और यहाँ ओलावृष्टि हुई थी और एक बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हुए थे और बहुत बड़ा फसल का करीब 20 से 25% नुकसान किसान को हुआ था। और पता नहीं मुझे बीमा कुछ आप लोगों को कुछ उसका मूल्य मिला कि नहीं मिला, लेकिन बीमा निश्चित तौर पर होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, एक हम लोग शोध से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये हमारे विषय का नहीं है, हमारे विषय में आता है, लेकिन ये सरकारी इश्यू जरूर है। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले पैनल की ओर बढ़ेंगे। आरती सबको धन्यवाद के साथ जो भी निर्मल सर, और धन्यवाद हमारे सभी सम्मान्य अतिथिगण का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो किसान घरेलू बाजार में कुछ नई संभावनाएं तलाश रहे हैं या जिनको निर्यात के बारे में जानकारी चाहिए, उनको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस सेशन के माध्यम से मिली होगी। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।